हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन द्विउत्तरीय क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं द्विउत्तरीय क्वेश्चन नंबर 3 बिहार बोर्ड की दृष्टि से कतई जहर पॉइंट होगा। ठीक है, 2024 में यह क्वेश्चन आने की संभावना जताई जा रही है। इसके पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरा लघुत्तरीय, अति और दीर्घ का और वस्तुनिष्ठ का। आप लोग जाकर उससे देख लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद में राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्रीय योजना क्या थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। हिंद चीन में संबंध में राष्ट्रपति निक्सन की 5 सूत्रीय योजना निम्नलिखित थी। पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहेंगे। कहा गया था पहला में कि हिंद चीन की जितनी भी सेना है सब लोग युद्ध को बंद करके जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा गया था युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, यानी युद्ध विराम का देखरेख अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पूरे विश्व के देश करेंगे उसका देखरेख। कुछ 3 नंबर सूत्र था, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा, और इस दौरान कोई भी देश, इस युद्ध के दौरान कोई भी देश चाहकर भी अपना शक्ति नहीं बढ़ाने का प्रयास करेगा। जिस शक्ति में है उसी शक्ति में उन्हें रहना होगा। ठीक है। 4 में बताया गया था युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा, यानी युद्ध जैसे ही खत्म होगा तैसे ही पूरे हिंद चीन में जितने क्षेत्र आते थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उस क्षेत्र में जो संघर्ष की लड़ाइयाँ की जो कहानियाँ चल रही है इसको खत्म किया जाएगा, इसकी स्थिति पूरी दाब दी जाएगी। ठीक है। 5 में बताया गया था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी, और ये भी बात कहा गया था जब तक युद्ध का विराम नहीं हो जाती है तब तक किसी प्रकार की लड़ाइयाँ यूरोप महाद्वीप में हो नहीं सकता। कोई भी लड़ाइयाँ, वो क्यों ना फ्रांस हो या वियतनाम हो या लाओस हो या कंबोडिया हो, किसी से नहीं हो सकता है। ठीक है, या अमेरिका हो। तब इसका प्रभाव बताया गया। अब हम जानेंगे प्रभाव क्या है। परंतु यह शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलाने पड़ेगी। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में धन जन के बर्बादी के अलावा अमेरिका का कोई लाभ नहीं हुआ, यानी अमेरिका को पता था अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर यहाँ पे बमबारी शुरू होगी और कहीं ना कहीं अमेरिका को ही घटा होगा, और रियल में सबसे ज़्यादा लॉस अमेरिका को ही हुआ था। अब हम जानेंगे दीर्घ क्वेश्चन नंबर 4। फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्य की समीक्षा करें। तो कहेंगे सकारात्मक कार्य की समीक्षा करें। तो पहला उसका कार्य था कृषि कार्य। कह रहे हैं यहाँ पे जंगलों को काटकर उसे खेत बनाया, दलदली भाग को भरकर उसे समतल बनाया, सिंचाई के लिए नहर एवं जल निकास की, जिससे कृषि क्षेत्र की तेजी से विस्तार हुआ। तब जाकर सन 1931 में आते आते वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। ठीक है। कृषि कार्य में ही हुआ कि जब वहाँ पे फ्रांस जब आया यहाँ पे वियतनाम में, तो उस वियतनाम को फ्रांस अपने अधीन कर कर वहाँ पे नहर की व्यवस्था कराई, जल की व्यवस्था कराई। तब जाकर देखा वहाँ पे जितने भी जंगल उसको कटवा दिया, और जितने भी दलदली भाग थी उस पर मिट्टी को भरवा कर समतल कराकर वहाँ पे खेती करना चालू किया। तब जाकर 1931 में आते आते पूरे दुनिया में वियतनाम, पूरे विश्व में वियतनाम तीसरा स्थान लेकर बैठ गया चावल निर्यातक में। ठीक है, याद रखेंगे। वहाँ पे चावल तो होता ही था, रबर की भी खेती होती थी। ठीक है। और कृषि कार्य में भी बताया गया था कि जो चावल तीसरा स्थान लेकर बैठा था। और पूछ दे क्वेश्चन की पहला स्थान कौन है, किसका है, तो कहेंगे चाइना का है, और दूसरा भारत का। अभी वर्तमान में तीसरा किसका है, तो इंडोनेशिया का। ठीक है। दूसरा कार्य था आपका संरचनात्मक विकास। ठीक है। इसमें कहेंगे फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में संरचनात्मक विकास की तीव्र गति से कर रहे थे। उन्होंने एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछवाया, जगह जगह पर डाकघर एवं हवाई अड्डे बनवाए।
यानी इसमें संरचनात्मक विकास में किया गया था कि फ्रांस ने हिंद चीन में यानी वियतनाम में जगह जगह पर रेलवे के काम करवाया, हवाई अड्डा बनवाया, सड़क बनवाया, ताकि मेरा अधीन हो सके, मेरी नाम हो सके। ठीक है, इस तरह अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। कहाँ पे? वियतनाम में। कौन? फ्रांस। 3 में बताया गया था शिक्षा नीति। पहले हिंद चीन के लोग हिंदी एवं चीनी भाषा शिक्षा पर पा रहे थे, यानी जो पहले हिंद चीन के लोग थे हिंदी एवं चीनी शिक्षा पा रहे थे। फ्रांसीसियों भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, परंतु फ्रांसीसियों को यह डर था कि हिंद चीन के लोग ज़्यादा क्लासों तक पढ़ लेंगे तो बड़े बड़े नौकरी करने लगेंगे। इसलिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। यानी जो भी फ्रांस जो था बहुत हरामी था, या फ्रांस को ये बात को भी डर था कि और यहाँ के जो लोग हैं हिंद चीन में, वियतनाम के जो लोग हैं ज़्यादातर हिंदी और चीनी भाषा बोलते हैं। अगर इसको हम ज़्यादा तेज और क्लास में ज़्यादा तेज हो जाएगा और परीक्षा लेकर इसको पास करा देंगे तो हो सकता है हम ही पे दबदबा डाल दे, हम ही पे वर्चस्व बढ़ाने लगे या शासन करने लगे। इसके कारण फ्रांस की सरकार ने हमेशा हिंद चीन के लड़कों को फेल कर देता था। वो बेचारा चट बट कर उस परीक्षा में भाग लेता था, परीक्षा में भाग लेकर अच्छा लिखता भी था। लिखने के बावजूद भी ये फ्रांसीसी जो सरकार थी बहुत हरामी सरकार थी, एक किसी प्रकार के लड़का को पास होने नहीं देता था, जबरदस्ती अपने मुताबिक उसको फेल कर देता था, ताकि फेल कर देता कि लड़का पास नहीं होगा, और जब पास नहीं होगा तो नौकरी कैसे पा सकता है। और जब नौकरी, इसको ये भी पता था अगर नौकरी पा लेगा तो मेरा सरकार, मेरा वर्चस्व, मेरा शासन नहीं चल सकता है, जिसके कारण फ्रांसीसी सरकार इस तरह वियतनामियों के साथ और हिंद चीन के साथ करता था। ठीक है, आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।